Welcome 7th class. You are study about equality in India and democracy. Students, आपने क्या पढ़ा इक्वलिटी के बारे में? है ना, देखा आपने कि कैसे वोट देने के लिए सब लोग लाइन में खड़े हुए हैं, समानता का सबको अधिकार है। और इसके बावजूद भी पढ़ा बच्चों आपने, सब लोग समान होते हुए भी कैसे हमारे कानून में सब समान होते हुए भी, कॉन्स्टिट्यूशन में समानता का अधिकार मिलते हुए भी कैसे सब लोग समान नहीं है। समाज की जो सोच है वो असमानताएं हमारे बीच में बिखेरती है। कुछ दो स्टोरी के जरिए आपने ये चीज़ पढ़ी बच्चों। एक थी आपकी मिस्टर ओम प्रकाश, जो राइटर थे, है ना, उन्होंने अपनी खुद की, जो ओम प्रकाश वाल्मीकि थे, उन्होंने खुद की अपनी स्टोरी बताई थी स्कूल की। और एक मिस्टर एंड मिसेस अंसारी, जिनके साथ में जाति और धर्म के नाम पे भेदभाव हुआ। तो इन स्टोरी से आपको समझ में आया बच्चों कि कैसे हम समान कहने के लिए हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में हमें बता भी दिया गया है, कानून भी बना दिए गए, उसके बावजूद भी हमारे जो सोच है समाज में, शहर हो या गांव हो, असमानताएं विद्यमान हैं। कोई धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, है ना, मेल फीमेल, या ऐसा नहीं है बच्चों कि ऐसी कुछ सोच हमारे इंडिया में ही है, क्योंकि हमारा तो बहुत पुराना जो इतिहास रहा है, पहले पुरानी मान्यताएं बहुत होती थी कि जाति के आधार पर ऐसी असमानताएं होती थी। ऐसा अधिकतर डेमोक्रेटिक कंट्री में पूरे वर्ल्ड लेवल पे इस तरह की असमानताएं देखने को मिल जाएंगी, है ना। आपने बहुत सारी स्टोरी पढ़ी भी होंगी जिनमें कि अपनी इंडिया के अतिरिक्त भी बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनमें वर्ल्ड लेवल पे अमीर गरीब या रंग रूप के आधार पर भेदभाव, जातिगत भेदभाव, ये सब भेदभाव देखने को मिल ही जाते हैं। आज का टॉपिक है बच्चों रिकॉग्नाइजिंग डिग्निटी, मीन्स गरिमा की पहचान। की गरिमा को कैसे पहचाना जाए, कैसे जो अपनी जो आत्मसम्मान है उसका ध्यान रख के इंसान अपना काम करे और उसी के अकॉर्डिंग आगे बढ़ने की कोशिश करे, आत्मसम्मान के अकॉर्डिंग। और किसी का कोई जाति के भेद रूप में या धर्म के रूप में किसी का अपमान होता है तो उसके आत्मसम्मान को ठेस अवश्य पहुंचती है ना। राइट बच्चों, तो आपने अपने आसपास, आप 7th क्लास में आने के बाद बहुत सी ऐसे इंसिडेंट खुद भी देखे होंगे कि जैसे किसी के सामने कोई ऐसे इंसिडेंट घटे हों जिसमें किसी की गरिमा को ठेस पहुंची हो, आत्मसम्मान को ठेस पहुंची हो। चलिए स्टार्ट करते हैं बच्चों। यू हैव अंडरस्टूड बाय नाउ that the caste we are born into, the religion we practice, the class background we come from, whether we are male or female, these are often the things that determines why some people are treated unequally. Om Prakash Valmiki and Ansari are being treated unequally on the basis of difference of caste and religion. तो आपने देखा कि आप समझ चुके होंगे कि समाज में अगर हमें कानून हमें सब चारों तरफ सब ये अधिकार देता है इक्वलिटी का, लेकिन इसके बावजूद भी समाज में हमारे जन्म के आधार पर, हमारे धर्म के आधार पर, या हमारा जो बैकग्राउंड है, हम कैसे आसपास एरिए से, या हमारा वंश कैसा था, हम किस वंश से संबंधित रखते हैं, इस आधार पर समाज में अभी भी इनइक्वलिटीज़ और मतलब असमानताएं जो हैं विद्यमान हैं। सबको अनइक्वली इसलिए है कि कोई धर्म नीचा माना जाता है, कोई जाति नीची मानी जाती है, या कोई कोई दूसरे धर्म का सम्मान ना करे। दृष्टिकोण में चेंजेस आने के बाद इस तरह की अनइक्वलिटीज़ जो हैं समाज में विद्यमान होती हैं। Whether we are male or female, these are often things that determine the treated unequally. ज़्यादातर तो जो महिलाएं हैं पुरुषों के आधार पर, महिला और पुरुषों के आधार पर समाज में जो असमानताएं विद्यमान रहती हैं, ज़्यादातर आपने देखा होगा। लेकिन इसके बावजूद भी धर्म और जाति के आधार पर जो स्टोरी आपने पढ़ी
वो जैसे ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी आर बीइंग ट्रीटेड अनइक्वली ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंसेस ऑफ कास्ट एंड रिलीजन। अगर स्त्री और पुरुष का भेदभाव छोड़ दें, तब भी आपने ओम प्रकाश वाल्मीकि और अंसारी की स्टोरी, मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की स्टोरी से ये पता लगाया कि कैसे जातिगत भेदभाव, है ना, कास्ट और रिलीजन के आधार पर भेदभाव हमारे समाज में अभी भी विद्यमान है। When person are treated unequally, जब असमानता के आधार पर लोगों से व्यवहार किया जाता है, देयर डिग्निटी इज वॉयलेटेड, उनकी गरिमा को बहुत ठेस लगती है, उनके आत्मसम्मान को बहुत ठेस लगती है। क्यों ना लगे, अगर हमारा कोई कसूर नहीं होता, है ना, नेचुरली सी बात है बच्चों, हमारा कोई कसूर नहीं होता कि हम कहाँ पैदा हुए हैं, किस धर्म में पैदा हुए हैं, और उसके आधार पर हमें किसी दूसरे बच्चे से कम समझा जाए या समान ना समझा जाए, या कोई किसी भी इंसान को काम करने का मौका तब तक ना मिले कि वो उस जाति में पैदा हुआ है ना, और किसी भी कहीं भी रहने का अधिकार हमें प्राप्त ना हो क्योंकि हमारा धर्म अलग है ना। तो इस तरह से अगर समाज में भेदभाव होता है तो जो है आत्मसम्मान को ठेस पहुंचती है। द डिग्निटी ऑफ बोथ ओम प्रकाश वाल्मीकि एंड अंसारी वाज वॉयलेटेड बिकॉज ऑफ द वे इन विच दे आर ट्रीटेड। तो इसी तरह से व्यवहार से ओम प्रकाश वाल्मीकि और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी जो है उनके साथ व्यवहार किया गया। बाय पिकिंग ऑन हिम एंड मेकिंग हिम स्वीप द स्कूल, और जैसे कि अंसारी दंपति को घर देखने में बहुत परेशानी हुई और ओम प्रकाश वाल्मीकि को अपने स्कूल में ही पूरा स्कूल साफ कराया गया, बाकी बच्चों से अलग समझा गया बिकॉज ऑफ हिज कास्ट, उनके जाति की वजह से। ओम प्रकाश वाल्मीकि स्कूल मेट्स एंड टीचर्स हर्ट डिग्निटी बैडली एंड मेड हिम फील एज इफ he was less than equal to all students in school. Being a child, Om Prakash Valmiki could do very little about the situation that he was in. It was his father who, on seeing his son sweep, felt angry by this unequal treatment and confronted the teachers. The Ansari's dignity was also hurt when person refused to lease their apartments to them. However, when the property dealer suggested that they change their name, it was their dignity or self-respect that they them refuse his suggestion. तो आपने देखा किस तरह दोनों के साथ अलग अलग तरीके से व्यवहार हुआ दोनों स्टोरीज में। ओम प्रकाश वाल्मीकि थे जो पूरे स्कूल में उनकी सिचुएशन क्या थी, दूसरे बच्चों से अलग समझा गया, पूरा दिन उन्होंने झाड़ू लगाई स्कूल में, और छोटा बच्चा होने के कारण वो इस व्यवहार का विरोध भी नहीं कर सके। और जब उनके पिता ने वो विरोध किया टीचर्स का और अपने साथ में अपने बच्चे को अपने साथ ले गए, तो तब टीचर्स ने उनकी बात सुनी, वरना बच्चे से वो पूरा डिस्क्रिमिनेट करते रहे। और मिस्टर मिसेस अंसारी की देखिए, उनको पूरा जो है उनको इतने घर उन्होंने ढूंढे और उन्हें कोई घर रहने के लिए नहीं मिला बिकॉज उनके धर्म के अकॉर्डिंग उनको कोई घर देना नहीं चाहता था। तब प्रॉपर्टी डीलर ने उनको नाम चेंज करने का सजेशन दिया, बट वो सजेशन को उन्होंने इनकार कर दिया। तो इस तरह से दोनों की डिग्निटी को बहुत ठेस लगी, जो कि असमानताओं का जो है विरोध नहीं कर पाते और असमानताओं को झेलना पड़ता है इंसान को, तो आत्मसम्मान आहत होता है। ओम प्रकाश एंड अंसारी डू नॉट डिजर्व टू बी ट्रीटेड लाइक दिस। they deserve the same respect and dignity as anyone else. ओम प्रकाश राइटर थे जो और अंसारी थे, वो इस तरह के व्यवहार के बिल्कुल भी हकदार नहीं थे, बिल्कुल डिजर्व नहीं करते थे। उनको भी दूसरे पर्सन की तरह अपनी रिस्पेक्ट, अपना आत्मसम्मान प्रिय है, उनके साथ होना भी चाहिए बाकायदा, क्योंकि मानव जीवन सबके लिए समान है। तो इस तरह का व्यवहार अगर किसी के साथ होता है तो यह सही नहीं है डेमोक्रेटिक कंट्री में,
है ना। लेकिन ऐसा सब कुछ होते हुए भी, कॉन्स्टिट्यूशन में सब कुछ अधिकार मिलते हुए भी, समाज के दृष्टिकोण के अकॉर्डिंग सबको ऐसा व्यवहार अधिकतर झेलना पड़ता है अपने जातीय धर्म के अकॉर्डिंग। इक्वलिटी इन इंडियन डेमोक्रेसी, इंडियन डेमोक्रेसी जो है, इंडिया का जो लोकतंत्र है, उसमें कितनी समानताएं हैं। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज, इंडियन डेमोक्रेसी में कितना मतलब कानून ने जो असमानताएं बिखरी पड़ी हुई हैं जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, मेल फीमेल के नाम पे, जेंडर, रिलीजन, ये सब जो असमानताएं बिखरी हुई पड़ी हैं, इसको इक्वल लाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन जो हमारा कानून है वो कितना स्ट्रोंग है और उसने कैसे कैसे कदम उठाए हैं, है ना। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइजेज एवरी पर्सन एज इक्वल, कॉन्स्टिट्यूशन में तो सब पर्सन बराबर हैं। संविधान जिनके अकॉर्डिंग के हमारा कानून बनता है, हमारी सरकार चलती है, तो संविधान में सभी लोग इक्वल है ना। कॉन्स्टिट्यूशन में सभी लोग इक्वल हैं, चाहे वो किसी भी जाति, धर्म या मेल फीमेल जो भी हो। This means that every individual in the country, include male, female person from caste, all caste, religion, tribes, educational, economic background are recognized, are equal. कॉन्स्टिट्यूशन में तो सबको, मेल फीमेल को, जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, अमीर गरीब, पढ़ा लिखा बिना पढ़ा लिखा, सब बिल्कुल इक्वल ट्रीटेड हैं। सबके साथ इक्वलिटी का व्यवहार किया जाता है, ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। This is not say the inequality ceases to exist, और फिर भी इसके द्वारा जो है इनक्वालिटी समाज में बढ़ती जा रही है। It does not, but all at least in democracy India the principle of the equality of person recognized while earlier no law existed to protect people from discrimination and ill treatment. Now there are several that work to see that people are treated with dignity and as equals. जैसे कि जाना गया है कि पहले लोग बाग जो थे, ये बहुत उनको जो है इनइक्वलिटी झेलनी पड़ी, तो लेकिन कुछ आदर्श हमारी डेमोक्रेटिक इंडिया में बनाने की कोशिश की गई है, कुछ ऐसे फॉर्मूले बनाने की कोशिश की गई है कि जो पुराने ये लोग बहुत भेदभाव झेलते आ रहे हैं वो ख़त्म हो, और इनके साथ जो है इनको ऐसा पर्याप्त साधन प्राप्त हो, इनको मौके प्राप्त हो अपने सरकार में हिस्सा लेने का, गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाने का। इनके साथ में जो इल ट्रीटमेंट हो रहा है उसमें इनका डिस्क्रिमिनेशन दूर हो, इनके साथ में अमान्य व्यवहार होता है धर्म के नाम पे, जाति के नाम, तो ये सब चीज़ें ख़त्म करने के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने बहुत सारी ऐसी जो है प्लानिंग बनाई है ना, सब लोगों के साथ बराबर व्यवहार करने के लिए। देखिए जैसे संसद भवन में हमारा ये दिखाया गया है कि सभी लोग जो ऐसे आपने देखे होंगे पिलर हैं, है ना, संसद भवन में, संसद भवन का चित्र देखते हैं आप, तो उस पिलर की जगह ये लोग खड़े किए गए हैं, हर जाति का, हर धर्म के लोग, जिनके ऊपर हमारी संसद टिकी हुई है। मीन्स यहाँ पर कानून बनते हैं और उन कानूनों का फ़ायदा हर व्यक्ति को प्राप्त होता है और सबके लिए इक्वल है। इट मीन्स ये सिंबल हमें समझ में आ रहा है इस चित्र का। बच्चों आप जब इस लेसन के क्वेश्चन आंसर लिखेंगे इस चैप्टर के, जब मैं भेजूँगी आपको लिख के, तो ये आप ज़रूर बनाएंगे। इसमें ये डायग्राम आपको बनाना है जिसमें कि पता चलती है सभी धर्म जाति के अकॉर्डिंग हमारे पार्लियामेंट में डिसीजन लिए जाते हैं। इट मीन्स सभी इसमें सम्मिलित हैं। देखिए इसमें एक स्टोरी भी बताई गई है। मान लीजिए अगर कोई बच्चे के बहुत, जैसे बताया था ना कि किसी को कितना गरिमा पे ठेस पहुंचती है अगर किसी को धर्म के नाम पे इंडिकेट किया जाए। पुरानी स्टोरीज में एक स्टोरी है, एक ऐसे दो बच्चे जो है, अमिताभ बच्चन की एक मूवी है, वो बूट पॉलिश करते हैं और जो बूट पॉलिश कराने वाले अमीर व्यक्ति उनको फेंक के पैसा देते हैं, लेकिन वो फेंक के पैसा लेने से मना कर देते हैं। दीवार फिल्म है जो कि 1975 में आई थी और बहुत सारे लोगों ने देखी थी। तो इसमें एक बच्चा फेंक के पैसे लेने से मना कर देता है, बिकॉज वो कहता है मैं अपने काम के पैसे ले रहा हूँ, कि जैसे भीख नहीं ले रहा। तो इस तरह से अगर इनइक्वलिटी का व्यवहार लोगों के साथ में होता है तो बच्चे को भी दुख पहुँचता है, बड़े तो बड़े बच्चे भी इससे आहत हो जाते हैं।
अब हमें कॉन्स्टिट्यूशन का देखा हमने, कॉन्स्टिट्यूशन में कैसे सबके लिए जो है सरकार ने इक्वल ट्रीटमेंट करने के लिए कदम उठाए गए हैं। दिस recognition of equality includes some of the following provisions in constitution। कुछ ऐसे प्रोविजंस बनाए गए हैं, कानून बनाए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिससे कि ये पूरी स्थापित हो सके इक्वलिटी। जो इनइक्वलिटी का थोड़ा बहुत व्यवहार होता है समाज में, वो भी ख़त्म हो जाए। तो फर्स्ट दैट एवरी पर्सन इज़ इक्वल बिफोर द लॉ। कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है। सबसे पहले कानून के सामने सब लोग बराबर हैं, है ना। व्हाट दिस मीन्स इज दैट एवरी पर्सन फ्रॉम द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री टू कांता, हर व्यक्ति ए डेमोक्रेटिक वर्कर हैज़ टू ओबे द सेम लॉज। कानून के सामने सब बराबर है मीन्स जो कॉन्स्टिट्यूशन में कानून लिखे हुए हैं उनका जो है पालन प्रेसिडेंट, चाहे हमारा राष्ट्रपति क्यों ना हो या कोई काम वाली कांता जैसी कोई काम वाले ही क्यों ना हो, सबके लिए कानून एक है। एक ही तरह के कानून को सबको फॉलो करना पड़ता है। या कोई भी घर में काम करने वाले, लेबर, गरीब व्यक्ति, सबको एक जैसे कानून का जो है सामना करना पड़ता है, चाहे हमारे कोई वीआईपी है या कोई आम आदमी है। ऑल राइट स्टूडेंट, सेकेंड है no person can be discriminated against on the basis of their religion, race, caste, place of birth or whether they are female or male। कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी साफ तरीके से लिखा हुआ है कि कोई भी व्यक्ति धर्म, जाति, जेंडर, किसी भी आधार पे उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा। डिस्क्रिमिनेटेड क्या होती है बच्चों? भेदभाव करना, है ना। उसके साथ में ऐसा भेदभाव किसी के साथ नहीं किया जाएगा। थर्ड लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, एवरी पर्सन हैज़ एक्सेस टू ऑल पब्लिक प्लेसेस इंक्लूडिंग प्लेग्राउंड, होटल्स, शॉप, मार्केट्स, है ना। हर व्यक्ति जो है हर जगह जाने का अधिकारी है, चाहे वो कोई प्लेग्राउंड है, होटल्स है, शॉप्स हैं, मार्केट्स है। पहले ऐसा होता था कि जो नीची जाति के लोग समझे जाते थे, जाति के आधार पर उन लोगों को हर जगह बैठ के होटल वगैरह में खाने की सुविधा नहीं थी, हर शॉप पे जाने की सुविधा नहीं थी, और उनके लिए जो मार्केट थी उन मार्केटों में भी वो जनरली जा नहीं पाते थे। प्लेग्राउंड में वो ऊंची जाति के लोगों के साथ खेल नहीं जा सकते थे। लेकिन अब कॉन्स्टिट्यूशन में इन सब चीज़ों को बाधित कर दिया गया है। All persons can use publicly available wells, roads and bathing ghats for, और आगे जो बात बताई है कॉन्स्टिट्यूशन में, हर पर्सन जो है पब्लिकली किसी भी कानून पे, किसी भी कुएं पे पानी भरने जा सकता है, रोड पे आराम से चल सकता है, नहाने के जो स्थान हैं, घाट हैं, नदियों पे, उन पे जा सकता है। तो किसी के लिए ऐसा रोकथाम की व्यवस्था नहीं है और उनको रोकने से मना किया गया, और उनका कानून का उल्लंघन करने वाले को सजा का प्रावधान भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है। फोर्थ जो है जातिगत भेदभाव को दूर करने के लिए सबसे बड़ा कदम जो हमारी सरकार ने उठाया गया है, अनटचेबिलिटी हैज़ बिन एबॉलिश्ड, और ये कानून में लिख दिया है कि जो छुआछूत का व्यवहार अगर कोई करता पाया गया तो उसके खिलाफ कानून तैयार किए गए हैं, उसको बिल्कुल मिटा दिया गया है छुआछूत को। तो बच्चों देखा कॉन्स्टिट्यूशन में हमारे कैसे कैसे जो जातिगत भेदभाव को मिटाने के लिए कदम उठाए गए हैं। The two ways in which the government has tried to implement the equality that is guaranteed in the Constitution is first. The two ways in which the government has tried to complete the equality that is guaranteed in the Constitution, first through laws, and second government programs and scheme to help डिसएडवांटेज्ड कम्युनिटीज़। मीन्स 3 ऐसी जो स्कीम हैं जिनका पालन कॉन्स्टिट्यूशन में किया गया है, ऐसे कानून बनाए गए हैं जिनके की इनइक्वलिटी जो है ख़त्म होती है और इक्वलिटी विराजमान होती है हमारे समाज में। सबसे पहले तो हमारे समाज में इन सबको बराबर करने के लिए गारंटेड इन द कॉन्स्टिट्यूशन फर्स्ट थ्रू लॉज, कानून के जरिए
जो है ये सब बातें मनवाने की कोशिश की गई है, कानून बनाए गए हैं। अगर कॉन्स्टिट्यूशन में किसी ने बातें नहीं मानी तो उनको सज़ा का अधिकार होगा, उनको सज़ा दी जाएगी। सेकेंडली जो है गवर्नमेंट ने ऐसी कुछ स्कीम निकाली हैं जिनको कि जातिगत भेदभाव दूर करने में वो हेल्प करती हैं, है ना, उनको चांस मिलता है आगे आने का। और डिसएडवांटेज कम्युनिटीज़ जो हैं वो आगे आने की, जिनको शुरू से ही कोई सुविधाएं प्राप्त नहीं हुई हैं, उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, तो ऐसी कम्युनिटीज़ को आगे आने का मौका मिलता है कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए लॉज के अकॉर्डिंग। देयर आर सेवरल लॉज इन इंडिया दैट प्रोटेक्टेड एवरी पर्सनस राइट टू बी ट्रीटेड इक्वली। ऐसे बहुत सारे कानून बनाए गए हैं जिनमें कि लोगों के साथ बराबरी का व्यवहार करने के लिए जो है उनकी सुरक्षा करने के लिए उस कानून का सुरक्षा जो है करी जा सके, जिसमें कि सभी व्यक्तियों के साथ बराबर का व्यवहार हो। इन एडिशन टू लॉज द गवर्नमेंट हैज ऑल्सो set up several schemes to improve the lives of communities and individuals who have been treated unequally for several countries. These schemes are to ensure greater opportunities for people who have not had this in the past. मीन्स ऐसी बहुत सी स्कीम गवर्नमेंट ने बनाई है इंडिविजुअली, जो कि इन लोगों के साथ में जातिगत भेदभाव में हर कंट्री में ऐसी स्कीम मिल जाएगी जिसमें कि ऐसे लोग मिल जाएंगे जो डिस्क्रिमिनेटेड है, पुराने उनके साथ में ऐसा व्यवहार होता है भेदभाव वाला। एक हमारी इंडिया में ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं ऐसे जिनके साथ में ऐसा व्यवहार हर कंट्री में होता है और इनको जो है अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल पाती, चांस नहीं मिल पाता। बहुत समय पहले उनके साथ में ऐसा व्यवहार होता आया है ऐसा, और इन के साथ में अच्छा व्यवहार हो इसके लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारी स्कीम भी लागू की हैं, जिनमें से कि इन लोगों के साथ ऐसा व्यवहार ना हो और इन लोगों को अच्छा जो है समानता का व्यवहार, सभी जातियों को समान रहने का अधिकार, समाज में सम्मान पाने का अधिकार प्राप्त हो और जो इनको बरसों से नहीं मिल पाया उस एरिया में इनको जाने का मौका मिले। One of the step taken by the government includes the mid-day meal scheme. इसमें से सबसे पहला स्टेप गवर्नमेंट का क्या है, मिड डे मील जो स्कीम है वो स्टार्ट करके गवर्नमेंट ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया है। मिड डे मील क्या होता है बच्चों, जो गवर्नमेंट के द्वारा खोले गए स्कूल्स हैं उनमें जो बच्चे पढ़ने आते हैं उनको जो है गवर्नमेंट खाना फ्री देती है, दिन का खाना फ्री देती है। यही होता है मिड डे मील, आपने सुना होगा, है ना। तो इसका फ़ायदा बहुत है और ये किस वजह से खोला गया, क्योंकि इन लोगों को आप समझेंगे कि इसमें बराबरी वाला व्यवहार कहाँ से आया। तो बच्चों जो गवर्नमेंट द्वारा स्कूल खोले जाते हैं, दो तरह के स्कूल होते हैं। जो अमीर व्यक्ति होते हैं हमारे देश में खासकर, वो कॉन्वेंटेड स्कूलों में, ऊंचे ऊंचे स्कूलों में पढ़ा देते हैं, प्राइवेट स्कूलों में। लेकिन जो लो क्लास व्यक्ति हैं गवर्नमेंट की स्कीम का फ़ायदा उठाते हैं, है ना, गवर्नमेंट द्वारा खोली गई स्कीम वो पढ़ने जाते हैं और पढ़ाई के जरिए जब उनके पेरेंट्स उनको खाना इतना उपलब्ध नहीं करा पाते क्योंकि वो पढ़ने जा रहे हैं, पहले तो वो काम करते थे घर के लिए, अब उन्हें पढ़ने तो भेज देते हैं, उनको खाना नहीं उपलब्ध करा पाते, तो उनके लिए खाने की व्यवस्था भी गवर्नमेंट ने खोली है। This refer to the program introduced in all government elementary school to provide children with cooked lunch। ऐसा गवर्नमेंट के द्वारा जो रिलेटेड स्कूल हैं उनमें सब में जो है बच्चों को दिन का लंच जो है भोजन दिया जाता है। तमिलनाडु वाज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया टू इंट्रोड्यूस दिस स्कीम। तमिलनाडु इन 2001 में तमिलनाडु एक ऐसा पहला स्टेट था जिसमें ये स्कीम चालू की गई, जो है मिड डे मील की स्कीम, जो सबसे पहले खाना जो है तमिलनाडु के स्कूलों में दिया गया। द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड ऑल द स्टेट गवर्नमेंट टू बिगिनिंग
बिगिन दिस प्रोग्राम इन द स्कूल विद इन 6 मंथ। इसके बाद में सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि सभी स्कूल इस स्कीम को 6 महीने के अंदर लागू करेंगे। अब तो पूरे स्टेट में ये स्कीम लागू, पूरे भारत में, कि जो बच्चे पढ़ने आते हैं गवर्नमेंट स्कूलों में उनको दिन का खाना फ्री दिया जाएगा। दिस प्रोग्राम हैड मैनी पॉजिटिव इफेक्ट। इसके बहुत अच्छे इफेक्ट पड़े, बहुत ज़्यादा अच्छा हुआ इससे पॉजिटिव इफेक्ट पड़े। दिस इंक्लूड्स द फैक्ट दैट मोर पुअर चिल्ड्रन हैव बिगन इनरोलिंग एंड रेगुलरली अटेंड्स। सबसे पहले जो बच्चे आते नहीं थे, घर में काम करते थे, घर का काम संभालते थे अपने माँ बाप के साथ में, वो बच्चे रेगुलरली स्कूल आना शुरू कर दिया। उनकी अटेंडेंस में बढ़ोतरी होनी शुरू हो गई, है ना। बच्चे आएंगे तभी तो पढ़ेंगे स्कूल में, तो उनकी अटेंडेंस में बढ़ोतरी शुरू हो गई मिड डे मील शुरू करने के बाद। टीचर्स रिपोर्टेड दैट अर्लियर चिल्ड्रन वुड ऑफन गो होम फॉर लंच। तो टीचर्स बताते हैं, रिपोर्ट देते हैं स्कूल की, कि पहले जो बच्चे थे वो स्कूल से चले जाते थे दिन में खाना खाने के लिए और फिर लौट के नहीं आते थे, है ना। जब लौट के नहीं आएंगे तो पढ़ाएंगे क्या टीचर्स। अच्छे से अच्छे टीचर्स प्रोवाइड करते हैं जो गवर्नमेंट होती है, लेकिन बच्चे नहीं आएंगे तो फिर टीचर्स क्या करेंगे। तो टीचर्स रिपोर्ट देते हैं कि पहले बच्चे जो है घर खाना खाने जाते थे तो लौट के नहीं आते थे। अब मिड डे मील स्टार्ट होने से बच्चों को वहीं खाना मिल जाता है और वहीं पढ़ते रहते हैं। तो इससे भी फ़ायदा है कि बच्चों की पढ़ाई जो है आगे चल रही, इम्प्रूव हो रही है। और फिर है इसमें आपका देयर मदर्स वो अर्लियर हैड टू इंटरप्ट देयर वर्क टू फीड देयर चिल्ड्रन एट होम ड्यूरिंग द डे नाउ नो लॉन्गर नीड टू डू सो। This programs has also helped the reduce caste prejudice because both lower and upper caste children in the school eat this meal together, and in quite a few places Dalit women have been employed to cook the meal. Midday meal program also helps reduce the hunger of poor students who often come to school and cannot concentrate because their stomach are empty। तो बच्चों का आपने क्या देखा, पहले देखा कि जो बच्चे घर जाते थे, टीचर्स बताते हैं, अब उनका घर जाना रुक गया और यहीं रह के वो खाना खाते हैं और पढ़ते हैं। फिर सेकंड देख रहे हैं बच्चों हम कि कैसे उनकी मदर जो है, देयर मदर अर्लियर, जो उनकी मदर होती थी वो काम पे जाती हैं। ज़्यादातर गरीब परिवारों में ऐसा ही होता है कि मदर और फादर दोनों काम पे जाते हैं, तो लेकिन वो आसपास काम करते थे, तो बच्चे दिन में घर पे आते थे, उनको अपना काम छोड़कर बच्चों को खाना खिलाने के लिए आना पड़ता था। मिड डे मील स्टार्ट होने से उनकी ये परेशानी दूर हो गई, पेरेंट्स को वापस घर नहीं आना पड़ता है और बच्चे स्कूल में पढ़ते रहते हैं, है ना। और सबसे बड़ी बात, जातिगत भावनाएं भी इससे कम हुई हैं, बिकॉज जो प्रेडिराइसी थी, जैसे कि जातिगत भावनाएं विद्यमान थी स्कूलों में कि जो है किस जाति का बच्चा कहाँ बैठेगा, कहाँ खाना खाएगा, उससे कोई बात नहीं करेगा। तो ये सब कुछ अमीर का जो ऊंची जात के लोग हैं वो भी आते हैं गवर्नमेंट के स्कूलों में, नीची जात के लोग भी आते हैं, मानते हैं जिनको। बट ऐसे में जब मिड डे मील स्टार्ट हुआ तो सब लोगों का मिलजुल कर खाना खाना, और जो खाना बनाने वाली है ज़्यादातर SC/ST वाले जो दलित वुमेंस हैं उनको एम्प्लॉय किया जाता है, वो खाना बनाती हैं, है ना। इससे क्या है, जातिगत भेदभाव को भी एक स्टॉपनेस मिली है, स्टॉप हुआ है, कुछ कम हुआ है ना, जिससे कि मिलजुल के रहने की भावनाएं प्रज्वलित हुई हैं। ठीक है बच्चों, और इसके अलावा बच्चों का कॉन्सेंट्रेट भी पढ़ाई में बढ़ा है और बच्चों का जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ ज़्यादा जाता है, क्योंकि पहले बच्चे भूखा पेट घर से आते थे और जिससे कि उनको जो है भूख की वजह से पढ़ने का मन नहीं करता था। बट अब जो स्कूल में खाना मिलता है तो उससे बच्चों में पढ़ाई पे ध्यान केंद्रित भी हुआ है और पढ़ने में मन भी पहले से ज़्यादा लगता है। तो इस तरह से मिड डे मील का जो गवर्नमेंट की स्कीम है, जिससे कि लोगों को बहुत फ़ायदा पहुंचा है और बच्चों की जो पर्सनैलिटी है वो इम्प्रूव हुई है ना। तो इस तरह की बहुत सारी स्कीम है बच्चों, जो कि असमानता की भावनाएं हमारे समाज में ख़त्म करती हैं और जो है लोगों को एक साथ मिलकर रहने के लिए उकसाती हैं।
While government programs play an important role in increasing equality of opportunity, there is much that still needs to be done. While the midday meal programs has helped increase the enrollment and attendance of poor children in school, there continues to be difference in our country between schools that the rich attend those uh, rich, rich attend and those that the poor attend. Even today there are several schools in the country in which Dalit children like Om Prakash Valmiki are discriminated against, that treated unequally. These children are forced into in unequal situation in which their dignity is not respected. This is because people refuse to think of them as equal even though the laws required. तो बच्चों आपने देखा कि देखिए ये मिड डे मील का एक वो भी दिया गया है, कैसे बच्चे साथ बैठ के खा रहे हैं और बनाने में भी सहायता कर रहे हैं, है ना। तो इस तरह से इतनी सारी स्कीम होने के बावजूद भी गवर्नमेंट और भी बहुत सारी स्कीम जो है प्रोवाइड करती हैं बच्चों के लिए, लेकिन फिर भी समाज में ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिससे कि लोगों के दृष्टिकोण में अंतर नहीं आएगा, तो इन स्कीम का फ़ायदा नहीं उठा पाएंगे। गवर्नमेंट के आगे सब बराबर होते हुए भी अगर समाज अपने दृष्टिकोण में अंतर नहीं लाता है तो ये सिचुएशन जो है हमें ज़्यादा फ़ायदा नहीं दे पाएंगी। और मिस्टर एंड मिसेस अंसारी की तरह और ओम प्रकाश वाल्मीकि की तरह सभी लोग डिस्क्रिमिनेटेड होते रहेंगे और उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचती रहेगी, जबकि कानून के सामने ऐसे सब लोग बराबर हैं और उनके लिए इक्वलिटी का व्यवहार होना चाहिए। तो इसके लिए समाज को अपना जो दृष्टिकोण है वो बदलना होगा। वन ऑफ